हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लास के अंदर हमने बैलेंस प्रॉब्लम अपना खत्म करा है और आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपना अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक, तो अनबैलेंस प्रॉब्लम लेते हैं और मैं ये क्वेश्चन अपने बुक से ही उठाता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल अलग से देने की जरूरत नहीं है, बुक से ही हम इस क्वेश्चन को करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम देखेंगे बुक से। 23 क्वेश्चन है अपना ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का, जो 23 इलस्ट्रेशन से चालू हो रहा है बुक में। द कॉस्ट कंसेंसस कंपनी रिक्वायर्ड फॉर नेक्स्ट मंथ, रिक्वायर्ड मतलब उतनी डिमांड चाहिए उसको, 300, 260 और 180 टन ऑफ स्टोन चिप फॉर 3 कंस्ट्रक्शन। 3 कंस्ट्रक्शन है, C1, C2 और C3। कहता है C1, C2 और C3 में 300, 260 और 180 टन माल चाहिए। ठीक है, अब क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है कि कितना चाहिए, कितनी डिमांड है, ये आपको डिमांड गिवन है और ये आपकी 3 कंस्ट्रक्शन साइट है जहां भेजना है। स्टोन चिप है, वैसे तो स्टोन चिप है, आर प्रोड्यूस बाय द कंपनी एट अ 3 मिनरल फील्ड। मिनरल फील्ड है, 3 मिनरल फील्ड है। टेक अ शॉर्ट लीज बाय द कंपनी, टेक अ शॉर्ट लीज बाय द कंपनी, ऑल द अवेलेबल बाउल्डर मस्ट बी क्रस्ड इनटू चिप, एनी एक्सेस चिप ओवर द डिमांड एट साइट C1, C2, C3 विल बी सोल्ड एक्स फील्ड। क्या मतलब है अभी समझते हैं बाद में। द फील्ड आपके दे रखिए M2, M3, M3। मुझे 3 चीजें चाहिए और उनको कितनी सप्लाई कर सकते हैं वो 200, 250, 320 और 280, बस ये मुझे दे रखा है। क्वेश्चन बनाता हूं मैं, देखो। मुझे सर अभी मैं आपको ये पूरा क्वेश्चन करा नहीं रहा ना आपको समझा रहा, मुझे बस अभी 2-3 चीजें चाहिए। कितनी फील्ड है जी? 1, 2, 3 फील्ड है। 1, 2, 3। 1, 2, 3, 3 फील्ड है। मैंने ना तो अभी आपको क्वेश्चन पढ़ाया ना मैं इस क्वेश्चन को पूरा कराने वाला, मुझे अनबैलेंस प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन लेना है, एक जस्ट एग्जांपल। उस एग्जांपल से मुझे 3 मेथड से पहला प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। ये मेरा है C1, C2, C3 फॉर कंस्ट्रक्शन साइट, M1, M2, M3 फॉर मिनरल फील्ड, जहां से माल बनकर प्रोड्यूस होकर कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है, स्टोन चिप है। अब छोड़ो जो भी है, मुझे पता है ये मुझे भेजना है, इस वाली जगह पे भेजना है और इस वाली जगह से बनता है, यहां से इधर भेजना है, फ्रॉम टू। ठीक, यहां मुझे दे रखा है सप्लाई कितना कर सकता है ये, और यहां मुझे दे रखी है इनकी डिमांड कितनी है, मतलब C1, C2, C3 की डिमांड कितनी है। अब डिमांड देखे तो 300, 260 और 180 है। डिमांड देखे तो 300, 260, 180 की डिमांड है। डिमांड 300, 260 और 180, और ये कितना भेज सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? 250, 320 और 280। 250 M1 भेज सकता है, 320 ये भेज सकता है और 280 ये भेज सकता है। तो इस तरीके से। और अंदर आपको क्या क्या दे रखा है? ये दे रखा है 8, 7, 6, 5, 4, 9। 8, 7, 6, 5, 4, 9, 7, 5, 5, 7, 5, 5। इस तरीके से मान लो ये मेरा एक एग्जाम्पल ही हो गया, जस्ट एक एग्जाम्पल मान लो। ठीक है, क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया, क्या पूछ रहा है क्या कुछ कर रहा है, मुझे अनबैलेंस प्रॉब्लम सिखाना है। अनबैलेंस प्रॉब्लम क्या होता है? जहां पर टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई बराबर नहीं होती। पहले मैं चेक करता हूं कि यहाँ इसकी जो सप्लाई है और इसकी जो डिमांड है वो क्या है। तो मैंने कहा 320 प्लस 260 प्लस 180, तो मेरा ये आ गया 760। 760 मेरा ये आया। ये 760 क्या है? टोटल डिमांड। टोटल डिमांड 760 की है। सप्लाई देखना 250 प्लस 320 और 280, तो ये 850 की मेरी सप्लाई है। अब आप देखो तो यहां पर ये प्रॉब्लम कौन सी हुई? अनबैलेंस प्रॉब्लम। दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन अनबैलेंस प्रॉब्लम। दिस इज अनबैलेंस प्रॉब्लम। दिस इज अनबैलेंस प्रॉब्लम। सबसे पहले यही लाइन लिखनी है जब भी अनबैलेंस प्रॉब्लम का क्वेश्चन चालू होगा। दिस इज अनबैलेंस प्रॉब्लम बिकॉज टोटल डिमांड is not equal to total supply, because total demand is not equal to total supply। total demand total supply के बराबर नहीं है, इसलिए हम इसको बोला अनबैलेंस प्रॉब्लम। तो सो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट, ध्यान देना। सो फर्स्टली
we have to convert, firstly we have to convert unbalanced problem into balanced problem, into balanced problem, unbalanced problem into balanced problem, into balanced problem, for introducing dummy, for introducing dummy, डमी को इंट्रोड्यूस करना। अब डमी रो में होगा कॉलम में, वो आप चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे ध्यान देना। मुझे बताओ कॉलम का जो टोटल आया, मतलब ये कॉलम का जो टोटल है, ये कॉलम है ना दोस्तों, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम का टोटल आया वो 760 है, और जो रो का टोटल है वो 850 है। तो बताओ रो ज्यादा है, रो का ज्यादा आया या कॉलम का ज्यादा आया? सर रो का ज्यादा आया, तो कमी कहां पर है? कॉलम की। तो मुझे एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, तो एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पर मैं लिखता हूं डमी कॉलम। समझ में आया कैसे? समझ में आया कैसे पता चलेगा कि कहां पर ऐड करना है डमी कॉलम डमी रो? बिल्कुल समझ में आया सर, बिल्कुल सिंपल है। देखो आप पहले ना कॉलम का 300, इधर कॉलम 260, इधर कॉलम 160, तो कॉलम का जो टोटल आया, ये रो नहीं है दोस्तों, ये कॉलम का टोटल है, कॉलम का टोटल 760 आया, और जो रो का टोटल है वो 850 आया। तो रो का टोटल ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉलम का टोटल, तो कॉलम के टोटल में कमी है। कितना कम है? 850 माइनस 760, तो 90 रुपए की कमी आ रही है यहाँ पर, 90 रुपए का कमी आ रही है। कहां पर? कॉलम में। मतलब अगर एक कॉलम और होता 90 का तो टोटल आ जाता, तो मुझे एक कॉलम और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एज अ डमी। ठीक है, तो हमें डमी करना पड़ेगा। तो अब हमारा बैलेंस्ड प्रॉब्लम बन गया। हियर वी हैव बैलेंस्ड प्रॉब्लम, हियर वी हैव बैलेंस्ड प्रॉब्लम। पहले बात तो आप ये समझो कि आपको डमी रो बनानी है, डमी कॉलम बनाना है। जहां पर कमी होगी, जिस कॉलम रो में कमी होगी वो बनाना है आपको। अब आपको डमी रो बनानी है। ये बन गया आपके पास, तो ये हो गया C1, C2, C3 और ये डमी। मैंने एक कॉलम और डमी का बनाया, ये है M1, M2, M3। अब आप चेक करेंगे तो यहां पर जो डिमांड, यहां जो सप्लाया था, सप्लाई, और यहां जो डिमांड थी वो एज इट इज लिख दो। डिमांड थी, देखो डिमांड ऊपर से एज इट इज लिख लो, 300, 260, 180, 300, 260, 180, ये तो था ही। और सप्लाई कितनी थी देखो, 250, 320 और 280, 250, 320 और 280। ठीक, इतना समझ में आया? अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो यहां पर जो कमी पड़ रही थी वो 90 की कमी पड़ रही थी, क्योंकि यहां पर कितना आ रहा था 850 और यहां टोटल कर रहा था 760 आ रहा था, तो मेरे को कमी कितने की पड़ी थी? 90। जो आपको कमी पड़ रही होती है वो आप डमी कॉलम में डाल देते हैं। डमी इसलिए बनाया जाता है कि कमी को, अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए, और उसकी जो एलिमेंट होता है वो 0 0 0 लेट करा जाता है। बस इतना सा आपको करना है। बस क्या करना है, जहां पर कमी आ रही है, अगर रो में कमी है तो डमी रो बनाओ, अगर कॉलम में कमी है तो डमी कॉलम बनाओ, और जितने भी कमी है सप्लाई और डिमांड में, जितना भी टोटल करने, बराबर करने के लिए जो कमी आ रही है 90 की, वो डमी में डाल देना, और उसके जो एलिमेंट होंगे उसको 0 मान लेना। 0 मानने का मतलब है कि यहां पर कोई भी कॉस्ट नहीं लगेगी, क्योंकि अब क्योंकि डमी तो मैंने एज इट इज बनाई, ये कोई कंस्ट्रक्शन साइट तो है नहीं, तो ये जो मिनरल फील्ड है, अगर मैं यहां से डमी में पहुंचाऊं तो 0 लगेगा, क्योंकि डमी तो कोई कंस्ट्रक्शन साइट है ही नहीं। जब कोई कंस्ट्रक्शन साइट है ही नहीं तो उसमें कॉस्ट कैसे लग जाएगी, है ना? इसलिए 0 0 0 मानने का मतलब है कि यहां पर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर है, वो पर यूनिट है, वो 0 है, क्योंकि डमी कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है। सिर्फ बैलेंस प्रॉब्लम बनाने के लिए हमें इसको लिया गया, बस इतना सा आपको करना है। और जैसे ही आपका बैलेंस प्रॉब्लम बन गया, 876 549 876 755 और जैसे ही आपका डमी कॉलम बना, जैसे ही आपका अनबैलेंस प्रॉब्लम बैलेंस में कन्वर्ट हुआ, तो अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है एज इट इज कर देना है। वो बैलेंस प्रॉब्लम का प्रॉब्लम करना सिखाया है ना, बैलेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करना सिखाया है, बस अनबैलेंस को बैलेंस करते ही जैसा भी आपने करा था बैलेंस, इससे पहले वाली क्लास में जैसा करा है वैसे ही कर दो। अब मैं सबसे पहले मेथड नंबर 1 लेता हूं, मेथड नंबर 1,
और मेथड ले रहा हूं लीस्ट कॉस्ट मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड, बस लीस्ट कॉस्ट मेथड लीजिए आप और लीस्ट कॉस्ट मेथड से सॉल्व कर दीजिए। दोबारा बनाएंगे, सब कुछ वही, अब कोई अब नया चेंज नहीं होगा दोस्तों इसके अंदर, सब कुछ एज इट इज वैसा ही है जैसे मैंने आपको सिखाया था। एक बार कॉलम बना लो, तो ये मेरा हो गया C1, ये C2, ये C3 और ये डमी। ये हो गया मेरा M1, ये हो गया M2, ये हो गया M3 और ये हो गया डिमांड, ये हो गया सप्लाई। एज इट इज कॉपी कर दो, 0 0, थोड़ा नीचे नीचे लिखना सर। अब वैसे ही करना है जैसे बैलेंस प्रॉब्लम करते थे ना आप, जैसे आप बैलेंस प्रॉब्लम करते थे वैसे ही कर दो, अब कोई अलग चेंज नहीं होगा इसके अंदर। 8 7 6 5 4 9 7 5 5, 8 7 6 5 4 9 7 5 5, 300 260 180, 300 260 180, 250 320 280, 250 320 280। अब हमारे क्वेश्चन चालू हो गए स्टडी मैट के, और हम अब अच्छे से स्टडी मैट के क्वेश्चन करने चालू कर देंगे। देखो पहले तो मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा मुझे। लो जी कॉपी हो गया, आ जाइए सर। सबसे पहले लीस्ट कॉस्ट मेथड लेना है। अब लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या कहता है, जहां पर सबसे कम कॉस्ट है वहां पर एलोकेट करना चालू कर दो, बस इतना सा वही चीज है, सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ वैसे ही करना है। इसलिए बैलेंस प्रॉब्लम मैंने ज्यादा क्वेश्चन ट्राई नहीं करवाए, क्यों? क्योंकि अनबैलेंस को जब जैसे हम बैलेंस करेंगे सब कुछ तो बैलेंस जैसा ही करना है, ठीक है। अनबैलेंस और बैलेंस में डिफरेंस क्या है कि अनबैलेंस के अंदर हमारा टोटल डिमांड टोटल सप्लाई बराबर नहीं होता, और जैसे ही अनबैलेंस को हमने बैलेंस कर दिया सेम प्रोसीजर है, जो जो हमने बैलेंस प्रॉब्लम में करा वही बैलेंस प्रॉब्लम पूछा जाएगा। इसलिए कभी भी पेपर के अंदर जो पूछा जाता है वो अनबैलेंस पूछा जाता है, क्योंकि अनबैलेंस के अंदर दोनों पूछ लिया जाता है। अनबैलेंस के अंदर जैसे आप बैलेंस करोगे अनबैलेंस को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर बैलेंस से सारा प्रोसीजर वही रहेगा। इसलिए हमेशा क्वेश्चन में अनबैलेंस क्वेश्चन का प्रॉब्लम आएगा, बैलेंस का नहीं आएगा। स्टडी मेट में हर क्वेश्चन में अनबैलेंस प्रॉब्लम है, क्योंकि अनबैलेंस प्रॉब्लम में दोनों बातें कवर हो जाती है ना। अनबैलेंस को पहले बैलेंस करो, फिर बैलेंस का जो प्रोसीजर था वो सारा का सारा करो। लो लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या करते हैं फिर दोबारा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, लीस्ट कॉस्ट मेथड अप्लाई करना है। एक बार मैं इसका टोटल करूंगा, देखूंगा बराबर आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ का टोटल करा 150 है, इधर का टोटल देखते हैं एक बार बराबर आ रहा नहीं आ रहा। 300 260 प्लस 180 प्लस 90, अरे बराबर नहीं आ रहा, हमने गली डमी में गलत ले लिया शायद, आई थिंक। इधर चेक करो सर, ये गलत ले लिया है आई थिंक। यहाँ पर 300 260 प्लस 180, अच्छा 740 आना था, 760 कर दिया। इधर डिफरेंस बताना कितने का है, 110। तो यहाँ पर सर 110 आएगा डमी के अंदर, ठीक है। इसको ठीक कर लेना सर, आप कृपया करके ठीक कर लीजिए। यहाँ 110 का डिफरेंस आ रहा है डिमांड को सप्लाई के बराबर पहुंचाने के लिए, तो यहाँ 110 आएगा, तब आएगा बराबर, ठीक है सर। इसको ठीक कर लेना, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या करते हैं, लीस्ट कॉस्ट मेथड में अब बराबर आ गया सर। लीस्ट कॉस्ट मेथड में क्या करेंगे, जो सबसे कम कॉस्ट का होगा उसमें एलोकेशन कर देंगे। तो सबसे कम कॉस्ट देखो टेबल में क्या है, 0, तो 0 से एलोकेशन करना चालू कर दूंगा, भले ही ये डमी है एलोकेशन कर दो सर। जब हम सॉल्व करते हैं तो ये नहीं देखते डमी है क्या है, सॉल्व करते टाइम हम ये देखेंगे कि सबसे कम कॉस्ट कहां पर है। सबसे कम कॉस्ट 0 इधर है, तो 250 है, 110 ही चाहिए, तो मैं कितनी दे सकता हूं, सिर्फ 110 दे दिया। जैसे मैंने 110 दिया तो ये मेरा हो गया 0, और ये 250 से 110 देंगे तो 140 बचेगा आई थिंक, हाँ 140 ही आया, 140। और वैसे ही 140 आया, ये मेरा रो खत्म हो गया क्योंकि ये 0 बच गई। अब रिमेनिंग सबसे कम कॉस्ट का है, ये रही 4 पे, तो यहां पर फिर दोबारा बांट दो। 320 है, 260 देने हैं, तो 260 आपने दे दिए, ये 0 हो गया। 320 में से 260 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 60 बचेगा, तो ये आपके पास ये भी खत्म हो गया क्योंकि ये भी 0 हो गया। अब रिमेनिंग सबसे कम कॉस्ट का है, एक तो यहाँ एक तो यहाँ है, तो यहां दे देते हैं पहले 280 है, 180 दे दूंगा, तो ये हो जाएगा 0 और यहां बच जाएगा 100, और यहां से ये भी 0 हो गया, तो ये भी यहां पर कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद अब ये सारा बढ़ गया, तो बांट दो एक एक करके। यहां से 140 बांटो, यहां से 60 बांटो, और यहां से 100 बांट दो।
तो पहले 60 बांटूंगा तो कितना बच जाएगा 10, पहले 60 बचूंगा तो 240 बचेगा, फिर 100 बांटूंगा तो 140 बचेगा, फिर 0 हो जाएगा, और ऐसे करके ये 0 0 0 हो जाएंगे। और इस तरीके से आपने क्या करा, लीस्ट कर दिया, लीस्ट। अभी हम ऑप्टिमल टेस्ट करके कुछ नहीं निकाल रहे दोस्तों, अभी हम ऑप्टिमलिटी नहीं करें। आज के क्वेश्चन में हम सिर्फ ये करेंगे कि तीनों मेथड से पहला स्टेप कैसा होगा, स्टेप नंबर 1, मतलब बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम तीनों मेथड से, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और पेपर में आपको तीनों मेथड से नहीं करने, और नेक्स्ट क्लास से भी मैं आपको तीनों मेथड से नहीं कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास से भी मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड फॉलो कराऊंगा, और वो मेथड होगा लास्ट, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है, उससे बहुत जल्दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है, इसलिए हर कोई वही मेथड अप्लाई करता है। ठीक, तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, कौन हर कोई वो क्यों अप्लाई करता है, रीजन क्या है, रीजन ये है कि उससे बहुत जल्दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है जो हमें चाहिए होता है, इसलिए वो मेथड को यूज करा जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो आओ, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आ गया, अब आप यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल दोगे। हाँ जी, याद है, ऐसा सिखाया था मैंने आपको जब मैंने याली क्लास, जब मैंने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की क्लास बताई थी आपको पहली, जिसमें हमने तीनों मेथड करा था, और मैंने आपको बताया था अभी हम ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल रहे हैं, ये पहले स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं। ठीक है, पहले स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हमने ऑप्टिमलिटी का टेस्ट नहीं करा, जब हम ऑप्टिमलिटी का टेस्ट करेंगे तीनों मेथड में से, तो सबसे जो लीस्ट कॉस्ट कमाएगी वो मान लिया जाएगा। अब ये लीस्ट नहीं है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन निकाल रहे हैं। बताना, 140 इंटू 8 प्लस 110 इंटू 0। अब देखो 110 इंटू 0, इसका मतलब हुआ कि भाई जीरो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, डमी में 110 कह रहा है, मिनरल फील्ड डमी में 110 यूनिट भेजेगा। कैसे भेजेगा, वो कंस्ट्रक्शन साइट तो ना है, इसलिए 110 मल्टीप्लाई में 0 करेंगे तो कॉस्ट 0 आएगी, ऑटोमेटिकली 0 आ गई। ठीक है, 60 इंटू 5, 260 इंटू 4, 100 इंटू 7, 180 इंटू 5, तो 140 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आ गया 1120 प्लस 110 मल्टीप्लाई बाई 0, 6 पंजे 30, 300 आया, 260 मल्टीप्लाई बाई 4, 1040 आया, ये आया 700, और प्लस 180 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आया 900। सर अभी बस मैं पहले स्टेप के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल रहा हूं, ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमम नहीं है, आपको पता है मिनिमम निकालने के लिए हमें ऑप्टिमल टेस्ट करना पड़ता है, और आपको अब समझ में आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमल टेस्ट। 4060 इसका क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, पहले स्टेप को पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हुए। अब यही क्वेश्चन हम करेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से, मेथड नंबर 2 से। यही क्वेश्चन हम करेंगे मेथड नंबर 2 से दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, हाँ जी, तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है, चलो पहले वो लिख देता हूं, ये आपके पास है, पहले इसको ठीक कर लो, वहां पर थोड़ी गलती थी ना, याद है, अभी हमने गलती ठीक करी थी। ये दो चीज है, यहाँ पर 320 आएगा, यहाँ 110 आएगा, हो नहीं रहा, तो ये आप 110 कर लो इसको, 110, और ये 320 कर लो। सर ऊपर गलती हो गई थी है ना, ये 110 है और 320। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल कहता है कि आप क्या करिए, जो नॉर्थ साइड है, अपर लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर मतलब ये वाले, तो इधर से एलोकेशन करना चालू करिए। 250 इधर चाहिए 300, तो हम कितना कर सकते हैं एलोकेशन, 250 एलोकेट कर सकते हैं। यहां बच जाएगा 0, और यहां हो जाएगा 50, अभी रिमेनिंग हो गया, तो यहां 0 हो जाएगा, तो जहां 0 हो गया वहां पर वो रो कैंसिल हो गई। अब इस पूरी टेबल में अपर लेफ्ट कॉर्नर क्या है, ये राजी, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, 50 चाहिए तो 50 दे देंगे, तो यहां 0 हो जाएगा। और जब इसको 50 दिया तो 320 में से 50 माइनस हुआ तो क्या बच गया, 270, तो 270 यहां पर पेंडिंग बच गया। तो इससे क्या हुआ, ये वाली लाइन 0 हो गई, कॉलम वाली, तो कॉलम वाली 0। अब इधर अपर लेफ्ट कॉर्नर क्या है, ये रहा 4 पे, तो 270 है, 260 देना है, तो 260 हम दे देते हैं। जैसे हमने 260 दिया, इधर बच गया 10, और ये लाइन यहां पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहां पर फिर 0 बच गया। आ रहा है समझ में, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया सर। इसका अपर लेफ्ट कॉर्नर क्या है, ये रहा सर, 10 दे सकता हूं ज्यादा से ज्यादा, और यहां बच जाएगा 170, और ये हो जाएगा 0, तो यहां से ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। अब यहां बचा 280, तो 110 तो मैंने इसको दे दिया, और 170 मैंने इसको दे दिया, और 110 मैंने इसको दे दिया। तो जैसे 170 दिया ये हो गया 0, और 110 दिया ये हो गया 0, और यहां पर ये भी हो गया 0।
भाई 170 और 110 क्या हो गया, 280 हो गया ना, काट दिया। अब अगर आप चेक करो तो यहां आपके पास ये खत्म हो गया और आपके पास यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, निकालेंगे सर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, सीधा मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इतना टाइम नहीं है। 250 मल्टीप्लाई बाय 8, 250 मल्टीप्लाई बाय 8, ये आ गया 2000। 550 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 250। 260 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आ गया 1040। 10 मल्टीप्लाई बाय 9, 90। 170 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 850। और 110 मल्टीप्लाई बाय 0, ये आ गया 0। 2000 प्लस 250 प्लस 1040 प्लस 90 प्लस 850, ये आ गया 4320। तो इस तरीके से देखिए दोनों में कंपेयर करके कौन सी को, ये आ गया 4060 और ये आ गया 4320। तो इसके कंपैरिजन देखें तो लीस्ट कॉस्ट से कम कॉस्ट आ रही है, तो वो फॉलो करना चाहिए। अभी मेथड नंबर 3 देखते हैं। मेथड नंबर 3, वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये मेथड काफी अच्छा लगता है। वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, देखिए सबसे पहले तो आप इसको 110 कर लीजिए, ये बार बार गलत हो जाता है क्योंकि गलती से वो कॉपी हो गया था ना। 110 हो गया और ये 320 है, ठीक है। चलो अब क्योंकि हमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड करना है तो हमें याद है, तो हमें यहां पर बनाने हैं कॉलम। एक थोड़ा दूर बनाइए। ये क्या होता है, रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस। ऐसे ही आपको पेपर में करना है दोस्तों, ऐसे ही पेपर में करना है। और थोड़ा ना खुला खुला लिखना पेपर में, ठीक है, जिससे आसानी से दिखे। इसको हम रो पेनल्टी भी कहते हैं या डिफरेंस कहते हैं, और इसको हम कॉलम पेनल्टी या कॉलम डिफरेंस कहते हैं। डिफरेंस कहते हैं। अच्छा ये बताइए आप, हम इस वाले मेथड में क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है और यही मेथड नेक्स्ट स्टेप से नेक्स्ट क्लास से मैं यही मेथड भी कराऊंगा, क्योंकि हमारा स्टडी मैट यही मेथड फॉलो करता है, हमारा सेमेस्टर आंसर यही मेथड फॉलो करता है, हमारे पेपर में यही मेथड आता है, ठीक है। मतलब आपसे मेथड कोई पूछेगा नहीं ना कौन सा मेथड, जिसमें से मर्जी से मेथड करो, तो आपको यही मेथड से करना है, क्योंकि सजेस्टेड आंसर के हिसाब से हम करेंगे, ठीक है दोस्त। तो सबसे मिनिमम 2 लीस्ट नंबर देखते हैं इसके अंदर। सबसे मिनिमम 2 लीस्ट नंबर क्या है, 6 और 0, दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, 6, डाल दो। इधर सबसे मिनिमम क्या है, 4 और 0, दोनों का डिफरेंस क्या है, 4। इधर सबसे मिनिमम क्या है, 5 और 0, दोनों का डिफरेंस क्या है, 5। इधर इधर सबसे मिनिमम क्या है, 2 आइटम, 5 और 7, दोनों का डिफरेंस क्या है सर, 2। इधर सबसे मिनिमम क्या है, 4 और 5, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। सबसे मिनिमम 6 और 5, दोनों का डिफरेंस क्या है, 1। इधर सबसे मिनिमम क्या है, 0, दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। तो ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिसका 2 सबसे मिनिमम एलिमेंट देखो उनका डिफरेंस। अब जब रो कॉलम और पेनल्टी कॉलम, रो कॉलम और रो पेनल्टी और कॉलम पेनल्टी बना लोगे, उसके बाद देखना हाईएस्ट कहां पर है। जहां हाईएस्ट है उसको हम कर देंगे सर्कल, और सर्कल करेंगे वो जिस रो में आ रहा है उस रो का मिनिमम जो होगा वहां से एलोकेशन करना चालू करेंगे। उस रो का जो मिनिमम होगा वहां से एलोकेशन करना चालू करेंगे। करना जा, तो इस सर्कल यहां आया, इस रो का सबसे मिनिमम क्या है, 0, तो यहां से एलोकेशन चालू कर दो। यहां 250 दे सकते हैं पर 110 ही चाहिए, तो 110 यहां पर दे दिए, और जैसे 110 दिए ये आ गया 0, और यहां पर आ गया 110 देते ये आ गया 140, ठीक है, 140 आ गया। अब फिर दोबारा जैसे ये 0 जो हुआ उस 0 को आइटम को काट देंगे, और यहां पर अब जो रिमेनिंग बच जाएगा उसमें देखेंगे सबसे मिनिमम आइटम क्या है, 7 और 6, दो ऐसे लिस्ट नंबर है, 7 और 6, इसका मिनिमम क्या हो गया, डिफरेंस क्या हो गया, 1 हो गया। 4 और 5, इसका डिफरेंस क्या हो गया, 1 हो गया। दो एलिमेंट देखो मिनिमम, ये मिनिमम दोनों एलिमेंट में 5 5 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 0। इधर दोनों का क्या हो गया, 2। इधर दोनों क्या मिनिमम क्या है, 4 और 5, 1 हो गया।
इधर दोनों का मिनिमम 6 और 5 का डिफरेंस 1 होता है, इधर तो डैश कर देंगे क्योंकि कट गया है रो। अब हाईएस्ट कहां दिख रहा है पूरे रो 1102, ये आपका हाईएस्ट दिख रहा है। इस कॉलम में मिनिमम जो होगा वहां एलोकेशन कर देंगे, यहां आ रहा है मिनिमम तो यहां एलोकेशन आप कर दो। 320 में से 300 चाहिए तो जैसे ही मैंने 300 दिया तो ये हो गया 0 और ये हो गया 20, और जैसे ये 0 हुआ तो मैंने ये वाली कॉलम काट दी। अब जो बच गए उसमें मिनिमम ढूंढो। सो 7 और 6 का मिनिमम क्या होगा, 1 होगा। 4 और 9 का, यही दो आइटम बच गए, दो मिनिमम क्या होगा, 5 4 9। 5 और 5 का मिनिमम क्या होगा, 0। और ऐसे इधर का, तो 4 और 5 का मिनिमम अभी इधर डैश हो जाएगा क्योंकि है नहीं, इधर 1 बच जाएगा। 6 और 5 का 1 होगा और यहां पर डैश हो जाएगा क्योंकि ये कॉलम कट चुके हैं दोनों। अब जहां सबसे मैक्सिमम है रो और पेनल्टी, तो उसको आप कर दो सर्कल, और उस रो में जहां मिनिमम होगा वहां एलोकेशन कर दो। मतलब यहां मिनिमम है 20 और 260, तो मैंने 20 दे दिया, तो ये हो गया 0 और यहां बच गया 240। तो जैसे 040 दिया तो यहां आपके पास ये वाला पार्ट डिडक्ट हो गया। अब ये पार्ट डिडक्ट हो तो बच गया ये वाला रो। तो इस दो में मिनिमम क्या है, 1। ये रो पूरी कर चुकी है तो डैश। इस रो का मिनिमम क्या होगा, 0। मतलब मिनिमम दो आइटम का डिफरेंस। इन दोनों मिनिमम क्या होगा, 7 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। और इसमें 6 में से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा, 1। और बाकी ये सर्कल लगा दो इसमें क्योंकि सारा मैक्सिमम यही है आपके पास। देखो मैक्सिमम यही है, तो मैक्सिमम ये है तो इसका जो मिनिमम होगा वहां एलोकेशन कर दो। सर ये रहा मिनिमम 280 है, 240 करना है, तो जैसे ही मैंने 240 करा ये मेरा हो गया 0 और यहां बच गया मेरा 40। और जैसे ये मैंने करा तो ये मेरा आइटम कट गया क्योंकि यहां 0 हो गया, बच गया ये। अब सर दो एलिमेंट है नहीं तो बांट दो, 140 यहां ये दे देगा, ठीक, और 40 ये दे देगा। तो 140 इसने दे दिया, 40 इसने दे दिया, तो हो गया 180, 0 आ गया। तो अब लास्ट वाले में जब दो आइटम बचते नहीं है तो डायरेक्ट एलोकेट कर देते हैं, और यहां पर ये वाला पर्टिकुलर एलिमेंट भी खत्म हो गया। अब जब ये खत्म हो गया तो आप निकालेंगे यहां से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। आप निकालेंगे यहां पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई। 140 मल्टीप्लाई बाय 6, यह आ गया 840। 110 मल्टीप्लाई बाय 0, यह आ गया 0। ये देखो 110 मल्टीप्लाई बाय 0। 300 मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ गया 1500, 5 1500। प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 दूनी 8, 80 आ गया। प्लस 240 मल्टीप्लाई बाय 5, 240 मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ गया 1200। और 40 मल्टीप्लाई बाय 5, यह आ गया 200। ऐड कर देंगे तो जी 840 प्लस 1500 प्लस 1200 प्लस 200 और प्लस 80, यह आ गया 3820। अगर हम तीनों आंसर को कंपेयर करें, दोबारा करता हूं, 840 प्लस 1500 प्लस 80 प्लस 1200 प्लस 200, अगर हम तीनों अब 3 मेथड के आंसर को कंपेयर करें, कंपेयरिंग comparing the answer of our 3 method, comparing answer of above 3 method, जो मेरा लीस्ट कॉस्ट मेथड था उसका मेरा आंसर आया था 4020। जो मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था उसका मेरा आंसर आया था पता नहीं कितना, और जो मेरा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड है उसका मेरा आंसर आया इतना। देख एक बार चेक कर लेते हैं, 4220 30 4060 है, ये 4060 आया, ये 4230 आया, और ये आया 3820। तो अगर हम इन तीनों मेथड को देखें तो हमारे लिए इस मेथड में सबसे कम कॉस्ट आती है। अगर हम तीनों मेथड को देखें तो इस मेथड में सबसे कम कॉस्ट है, सबसे कम कॉस्ट है। तो इससे हमें ये पता चला कि ये मेथड अगर हम लगाते हैं, ये मेथड बेस्ट मेथड है। ये मेथड अगर हम लगाते हैं दोस्तों तो इस मेथड से हमारी कॉस्ट कम आती है एज कंपेयर टू अवर मेथड। इस मेथड से हमारी कॉस्ट कम आती है एज कंपेयर टू अदर मेथड। अदर मेथड के कंपैरिजन में देखें तो इस मेथड में सबसे कम कॉस्ट आती है हमारी, ठीक। और अगर इस मेथड में सबसे कम कॉस्ट आती है तो स्टडी मैट ने इस वजह से इस मेथड को चूज करा। स्टडी मैट में मटेरियल में वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड चूज करने की वजह इसलिए थी क्योंकि इससे जल्दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन आता है।
इससे जल्दी ऑप्टिमल सोल्यूशन आता है। तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और आपको जल्द से जल्द ऑप्टिमल सोल्यूशन लेकर आना है, तो आपको कौन सा मेथड चूज करना है? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो स्टडी मैट क्यों ये मेथड चूज कर रहा है? आपको बार बार हर क्वेश्चन में ये मेथड अप्लाई कर रहा है स्टडी मैट ने। रीजन क्या है? रीजन इसलिए है क्योंकि स्टडी मैट चाहता है, क्योंकि बुक चाह रही है, इंस्टीट्यूट चाहता है कि आपको जल्द से जल्द ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल जाए। और आपको अगर जल्द से जल्द ऑप्टिमल सोल्यूशन चाहिए तो वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही बेस्ट है ऑप्टिमल सोल्यूशन जल्द से जल्द देने के लिए, फास्ट तरीके से। मतलब ऑप्टिमल सोल्यूशन तो तीनों से आएगा, पर जल्दी किससे आएगा? वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से आएगा। इसलिए तीनों के लिए, इसलिए ये मेथड इंपॉर्टेंट कहा गया इस मेथड को, और उसको लगाया गया। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, ये स्टडी मैट खुद बोलता है। मैं आपको दिखाता हूं खोलकर, सामने देखेंगे दोस्तों। अब जहां मैं पढ़ा रहा हूं वो पढ़ना। यह है वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड, बुक है आपकी। क्या कहता है? दिस मेथड इज प्रिफर्ड ओवर द अदर टू मेथड। लिखा है इसने, ये मेथड प्रिफरेबल रहेगा। ऊपर दो मेथड दिए गए, जो वोगल है अप्रोक्सीमेशन मेथड, इस मेथड को प्रिफर करो अदर टू मेथड से, नॉर्थ मेथड या लीस्ट मेथड, बिकॉज द इनिशियली बेसिक सोल्यूशन, जो हम पहला वाले सोल्यूशन निकालते हैं ना, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालते हैं, जो हमें ऑब्टेन होता है, इज आइदर ऑप्टिमम, या तो वो ऑप्टिमम आ जाता है पहले में ही, या वेरी क्लोज टू ऑप्टिमम सोल्यूशन, बहुत जल्दी क्लोज रहता है कि अगर आप अपना दूसरा स्टेप करोगे तो जल्द से जल्द आ जाएगा। तो ये मेथड देयरफॉर द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड अराइव द ऑप्टिमम सॉल्यूशन इज ग्रेट रिड्यूस्ड। और ये कह रहा है इसलिए अगर आप ये वाला मेथड चूज करते हो तो आपको जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होगा उसमें आपका कम से कम टाइम लगेगा और जल्द से जल्द आपका आंसर आएगा। तो ये स्टेप दे रखे, ये तो मैं आपको पढ़ा चुका। तो ये मैं नहीं कहता, आपको प्रूव करके दिखाते हैं, ये बुक ही कह रही है हमारी कि ये वाला मेथड यूज करो, ये वाला मेथड प्रीफर करो। इससे क्या होगा? जो फिजिकल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन आएगा, जो पहला मैंने भी करा है, जो मेरा ये वाला कराई है, ये जो मैंने किया ना फिजिकल सोल्यूशन, ये या तो ये ऑप्टिमल बन जाएगा, जब मैं इसका टेस्ट करूंगा, अभी मैं टेस्ट करता हूं उसमें, या जब मैं इसका टेस्ट करूंगा या तो ये ऑप्टिमल बन जाएगा या ये ऑप्टिमम के बहुत क्लोज होगा। इसलिए इसको प्रीफर करो। अगर ये ऑप्टिमल के बहुत क्लोज है तो मतलब एक और स्टेप करना पड़ेगा, इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद सीधा आंसर आ जाएगा मेरा। अगर ऊपर दो मेथड लगाओगे तो हो सकता है उसमें आपको और फर्दर इंप्रूवमेंट करना पड़े। इसलिए स्टडी मैट कहता आप ये वाला मेथड लगाओ, कम टाइम लगेगा, जल्दी ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमने इस मेथड से करा। समझ में आया नहीं आया? आगे अब क्योंकि हमने ये मेथड कर ही लिया है तो हम स्टडी मैट का मतलब अपनी बुक का पहला क्वेश्चन इसको पूरा खत्म कर देते हैं। देखो हम यहां तो कर ही दिया, अब लगे हाथ पूरा क्वेश्चन कर ही लेते हैं। तो आप कौन सा मेथड आप करेंगे फॉलो? आप वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड फॉलो करेंगे। नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट वाला मेथड फॉलो मत करना जब तक ना बोले क्लियरली। ये मेथड आपको लग रहा होगा थोड़ा बड़ा है, पर इससे जल्दी आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना हमेशा। आप नहीं तो चेक कर लो, ये मेथड में आप ऑप्टिमल सोल्यूशन निकाल के देखो। आप देखो पहले तो 4230 को आपको यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, 3820 तक, फिर जाकर और ऑप्टिमल होगा तो होगा। इसलिए आप जब भी ऑप्टिमल की निकाल रहे हो, जब आप ट्रांसपोर्टेशन पूरा सॉल्व करो तो हमेशा वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड ही लगाना। ठीक है समझ? तो आओ इस क्वेश्चन को जरा पूरा करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर पूरा करें तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे नंबर ऑफ एलोकेशन। नंबर ऑफ एलोकेशन बराबर है m प्लस n माइनस 1 के। तो नंबर ऑफ एलोकेशन मैंने कितना एलोकेट करे हैं जरा देखना। एलोकेशन जो हुए वो हुए 1 2 3 4 5 6, रो मेरे पे है 3 और कॉलम मेरे पे है 4, तो बराबर है दोस्तों। तो नंबर ऑफ एलोकेशन मैंने 6 करे हैं और रो मेरे पे 3 है, कॉलम मेरे पे 4 है -1, तो 6 बराबर 6। इसका मतलब ये हमें बताता है द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेट। द सोल्यूशन इज नॉन डीजनरेट। हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा वो यह होगा कि डीजनरेट को, अगर डीजनरेट आया तो उसको नॉन डीजनरेट कैसे करे। तो लास्ट कॉन्सेप्ट होगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। ठीक है, अभी नहीं, अभी नॉन डीजनरेट चलने दो। Therefore, we have to do optimal test। तो हमें ऑप्टिमल टेस्ट करना होगा। अगर सोल्यूशन नॉन डीजनरेट आएगा तभी ऑप्टिमल टेस्ट होगा, अगर डीजनरेट आ गया तो ऑप्टिमल टेस्ट नहीं हो सकता। तो अभी नॉन डीजनरेट है तो ऑप्टिमल करते हैं। लास्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो नॉन डीजनरेट को नॉन डीजनरेट करने वाला होगा। ठीक है, पक्का कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप। अभी जैसे चल रहा है चलन दो, जैसे क्वेश्चन में आएगा अपने आप ही आ जाएगा, देखना क्वेश्चन के अंदर। ठीक, तो नॉन डीजनरेट है आपके पास, तो वी हैव टू डू ऑप्टिमल टेस्ट। तो हमें ऑप्टिमल टेस्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्टिमल टेस्ट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई मोदी मेथड
फॉर ऑप्टिमल टेस्ट। ऑप्टिमल टेस्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोदी मेथड अपना पड़ेगा। वी हैव, हमारे पास है सी आई जे इज इक्वल टू वी आई सॉरी यू आई प्लस वी जे, सी आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे, ठीक है। और हम इधर करेंगे फॉर ऑक्यूपाइड सेल, फॉर ऑक्यूपाइड सेल, सब कुछ वही है ना, बैलेंस जैसा ही है, क्योंकि प्रॉब्लम मैंने क्या बन दी, अनबैलेंस से बैलेंस बना दी, तो बैलेंस जैसे ही तो होगा। अच्छा, बस इसको मुझे बार बार ठीक करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो एलोकेशन कहां कहां हुआ था, एलोकेशन कहां कहां हुआ था वो देखो आप, 140, 110, 320, 140, 110, 320, 140, 110, 320, 240 और 40, 240 और 40। तो अब मैं यहां पर क्या निकालूंगा दोस्त, अब मैं यहां पर निकालूंगा यू आई और वी आई, चलो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी मुझे। एक मिनट, हाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, इसको नहीं मेरे भाई, नहीं मानेगा ये, थोड़े यार, यू आई निकालो आप, U1, U2, U3, V1, V1, V2, V3 और V4 कहां पर एलोकेट करूं, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि कम से कम, अगर मैं यहां पर जीरो करूं तो 6 में से जीरो गए 6 आ जाएगा यहां पर, है ना। अगर मैं यहां जीरो डालता हूं तो 5 में जीरो गए 5, 4 में से, तो यहां मेरा बेटर रहेगा जीरो डालना, लेट करना यहां पर बेटर रहेगा। क्यों, अगर मैं यहां जीरो डालता हूं तो 6 माइनस जीरो, तो यहां पर बड़ी संख्या आ जाएगी जीरो। अगर मैं यहां करता हूं तो 5 आएगी छोटी, 6 से छोटी है, 4 भी 6 से छोटा है, और यहां करूंगा तो 5 5 आएगा, तो ये वाला बेस्ट आएगा क्योंकि इसमें 5 और 4 है जो कि इन दोनों से छोटे हैं। समझ में आ रहा है। बाकी यार कहीं भी डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये होगा कि अगर आप ये डाल दोगे तो हो सकता है नेगेटिव आ जाए, हो सकता है आपको और इंप्रूवमेंट करना पड़े, बस इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, आंसर पक्का आएगा तब भी। पर उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि आप इंप्रूवमेंट ज्यादा से ज्यादा ना करें, कम से कम करें, जिससे आपका जल्दी आंसर आ जाए। तो मैंने इसको लेट कर लिया जीरो। बाकी अगर आप U1 जीरो लेट करोगे या U2 जीरो लेट करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा, बराबर आएगा, और कोई गलत नहीं होगा, बस करना यू कोई, ठीक। चलो, तो मैंने इसको ले लिया, तो मैंने कहा 5 में से जीरो जाएंगे क्या बचेगा जी, 5 बचेगा, 4 में से जीरो जाएंगे क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। इसके बाद 5 4, इसके बाद इन दोनों की मदद से 5 में से 4 गए क्या बचेगा, 1 बचेगा। इन दोनों की मदद से 5 में से 4 गए, 5 में से 1 गया क्या बचेगा, 4 बचेगा। इन दोनों की मदद 6 में से 4 गए क्या बच जाएगा, 2, और 0 माइनस 2 -2 आ जाएगा। अब इतना समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको नहीं भी देख रहे अपने आप कर सकते हो इसको यार। 5 में 0 गए 5 बचेगा, 4 में से 0 गए 4 बचेगा। इन दोनों की मदद से 5 में से 4 गए 1 बच जाएगा। इन दोनों की मदद से ये आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4 बच जाएगा। इन दोनों की मदद से अब ये आ जाएगा, 6 में से 4 गए 2 बच जाएगा। 0 में से -2 गए -2 आ जाएगा। और इस तरीके से आपका ये हो गया। अब हम करेंगे फाइंडिंग डेल्टा आई जे, फाइंडिंग डेल्टा आई जे वी हैव फॉर ऑक्यूपाइड सेल, ऐसे लिखना, फाइंडिंग डेल्टा आई जे फॉर अनऑक्यूपाइड सेल, finding delta ij for unoccupied cell, we have delta ij is equal to cij minus ui plus vj ब्रैकेट। अब कहां कहां अनऑक्यूपाइड सेल है वो देखो, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, इसके बाद रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 4, रो 2 कॉलम 3, रो 2 कॉलम 4, आखिरी रो 3 कॉलम 1 और रो 3 कॉलम 4। ठीक है जी, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 4।
अगर यहीं पर सोल्यूशन आ गया बेस्ट तो बढ़िया हो गया। अच्छा रो 1 कॉलम 1 क्या है 8, 8 जाएगा और 2 प्लस 5, ये आ जाएगा 8 माइनस 2 प्लस 5, ठीक है। इधर कितना है 7, 2 प्लस 4, 7 माइनस 2 प्लस 4, इधर देखना कितना है 9, 9 0 प्लस 4, ठीक है 9 का 4 ये है और व्यू टू 0 है, तो 9 माइनस 0 प्लस 4, इसका 0 और 0 प्लस माइनस 2, 0 माइनस 0 माइनस 2, ठीक है -2 है। इसका 7, 7 1 प्लस 5, 7 माइनस 1 प्लस 5, और लास्ट इधर क्या है 0 1 माइनस 2, 0 माइनस 1 माइनस 2। समझ में आ रहा है ना ये? आराम से कर लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है इसको करने की, आराम से करो, ठीक है। आप 2 2 3 3 मेथड तो फॉलो करने नहीं है, हम एक ही मेथड फॉलो करेंगे। आप पूरा क्वेश्चन उसमें सारे इतने देखो 8 में से 5 6 7, 8 में से 7 जाएंगे 1 बचेगा, 4 5 6 7 में से 6 जाएंगे 1 बचेगा, 9 में से 4 जाएंगे 5 बच जाएगा, 0 माइनस माइनस 2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 0 प्लस 2 2, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बच जाएगा। अब देखो 0 माइनस 1 में से माइनस 2 जाएगा तो माइनस 1 बचेगा, और माइनस 1 माइनस से आगे तो प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस 2 2 आ जाएगा। और देखो सारे के सारे क्या है पॉजिटिव। अगर आप सुनना, अगर आप वोगल एक्सप्रेशन लगा के ऊपर के 2 लगाते तो उसमें देखो आपकी कॉस्ट कितनी आई थी, उसमें कॉस्ट ये आई थी, ये आई थी, और सबसे मिनिमम कॉस्ट ये आएगी, ये है, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या आ गए नॉन नेगेटिव, और नॉन नेगेटिव आएगी तो यही क्या है ऑप्टिमल सोल्यूशन है। तो पहली बार स्टेप करने में भी मुझे ऑप्टिमल सोल्यूशन मिल गया है ना, समझ में आ रहा है? तो क्यों मैं वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाता हूं। कोई आपसे पूछे कि बताओ स्टडी मैट में क्यों वोगल, आप पूछ लेना किसी से या आपसे कोई पूछे तो आप बता तो पाओ कि भाई जो स्टडी मैट में वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाते हैं ये बेस्ट मेथड होता है। इसको लगाने से हो सकता है कि बेसिक फिजिबल सोल्यूशन ही ऑप्टिमल बन जाए, या बेसिक फिजिबल सोल्यूशन वेरी क्लोज हो ऑप्टिमल के, जल्दी आंसर आएगा आपका, ठीक है। अगर 4 या 60 होता, ये अलग लगाते तो आपको इसको और रिड्यूस करके यहां तक पहुंचाना पड़ता, ये लगाते तो 2 बार रिड्यूस करके यहां पहुंचाना पड़ता। सबसे बेकार, सबसे उससे थोड़ा कम और सबसे बेस्ट। चलो हमेशा भी यही मेथड अप्लाई करेंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई जे, ऑल एलिमेंट ऑफ डेल्टा आई जे इज नॉन नेगेटिव बोल लो या पॉजिटिव बोल लो, बात एक ही है। सो द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो पहली बार हम करते हैं ना उसको बोलते हैं बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जो दूसरी बार हम करते हैं उसको बोलते हैं इंप्रूव फिजिबल सॉल्यूशन। तो हमने पहली बार ही तो करा था, एक ही बार करा था एलोकेशन, तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल, इज ऑप्टिमल। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या है जी, ऑप्टिमल है। तो अब हमारा को निकाल देंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब दोस्तों हमें ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट निकालनी है ना, अब एक तरीके से निकालनी है। देखो इस तरीके, पहले मैंने इस तरीके से निकाला, एक सिंपल तरीके से नॉर्मल करेंगे, यही करेंगे, ऐड लेस मल्टीप्लाई फिर प्लस मल्टीप्लाई प्लस करेंगे ये दोस्तों। पर इस तरीके से करने का सही तरीका नहीं है, प्रेजेंटेशन बेकार हो जाएगी। स्टडी मैट में कुछ और तरीके से प्रेजेंट तरीके, तो वो उस तरीके से हम करते हैं। तो कैलकुलेटिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कैलकुलेटिंग मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कैलकुलेटिंग मिनिमम ना लिखकर टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखो। कैसे करेंगे, पहले लिखेंगे यहां पर एलोकेशन सेल, किसको एलोकेट करा, फिर नहीं ऐसे लिखो, पहले लिखो सेल, पहले लिखो सेल, फिर लिखो एलोकेशन, फिर लिखो डिटेल, और फिर लिखो अमाउंट। ये हो गया डिटेल, मतलब किस तरीके से निकाला, कैलकुलेशन लिख लो या डिटेल लिख लो। ये हो गया अमाउंट, कितना आया। देखो अब किस तरीके से करना है, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले M1 मिनरल फील्ड 1 में C3 को करा, M1 ने सेल ने C3 को करा, फिर M1 ने C डमी को करा, और कितना करा, पहले 140 टन दिया और फिर 110 टन दिया डमी को। अब देखो M1 ने C3 को दिया और डमी को दिया 140 टन और 110 टन, फिर M2 ने C1 को और C2 को 320,
M2 ने C1 को और M2 ने C2 को 300 और 20। समझ में आ रहा है किस तरीके से प्रेजेंट करना है आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बताना भी है कि M1 ने किसको दिया, M2 ने किसको एलोकेट करा, और M3 ने C2 को और C3 को 240 और 40। M3 ने C2 को और M3 ने C3 को 240 और 40। अच्छा, अब यहां करेंगे कैलकुलेशन। तो भैया 140 मल्टीप्लाई 110 मल्टीप्लाई 300 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 240 मल्टीप्लाई और 40। क्या मतलब है इसना कि M1 ने मिनरल फील्ड ने जहां प्रोडक्शन हुआ कंस्ट्रक्शन 3 वाली साइट में 140 टन माल भेजा, और हर एक टन माल भेजने पर आपको 6 रुपए की कॉस्ट आती है। 6 0 5 4 5 5 6 0 5 4 5 5। यह है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर यूनिट, पर टन बोल लो कि अगर 1 टन माल भेजेंगे तो 6 रुपए की कॉस्ट लगेगी, तो 140 टन माल भेजेंगे तो कितने की लगेगी? 140 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ गया 840। ठीक, ये आ गया 0, ये आ गया 1500। देखो एक ही बारी में आ गया ना सर, 4 दूनी 8, ये आ गया 80। 240 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ गया 1200, और ये आ गया 5 चौक 20 200। तो ये आ गया टोटल 840 प्लस 1500 प्लस 80 प्लस 1200 प्लस 200, ये आ गया 3820। मुझे एक ही बार करना पड़ा और बेसिक प्रीवियस सॉल्यूशन में मेरा आंसर आ गया। अब इस डाटा को देखकर हमें क्या समझ आता है? इस डाटा को देखकर हमें समझ में आता है कि ये जो चीज है, जब M1 डमी को, डमी क्या है? डमी एक कंस्ट्रक्शन डमी है, मैंने ऐसी बना ली थी बैलेंस अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए। तो M1 C3 को दे रहा, समझ में आता है कि भाई 140 टन देगा, वो यूज भी करेगा। M1 मिनरल फील्ड जब कंस्ट्रक्शन 3 वाली साइट पे 140 टन माल भेजेगा तो कंस्ट्रक्शन 3 वाली साइट जो है उसको यूज करेगी। ऐसी M2 जब C1 के बाद भेजेगा 300 टन तो वो भी यूज करेगा। जब M2 C2 को भेजेगा 20 टन तो वो भी यूज करेगा। M3 C2 को भेजेगा 240 टन, वो भी यूज करेगा। ऐसे ही ये भी यूज करेगा। बट जब M1 अपनी 110 टन डमी को भेज रहा है तो डमी कोई कंस्ट्रक्शन साइट थोड़ी ना है दोस्तों। क्या जब M1 डमी को, M1 जो है डमी को 110 टन माल भेज रहा है तो डमी इज नॉट द कंस्ट्रक्शन साइट। तो 110 टन जो माल भेजा वो भेजा कहां? वो तो कुछ हुआ ही नहीं, वो भेजा नहीं। यहां भले ही दिख रहा है आपको कि M1 ने डमी को भेजा, पर आप खुद ही प्रैक्टिकल सोचो कि डमी कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है दोस्तों। M1 ने C3 को भेजा, मानते हैं कि M1 ने जो C3 को भेजा होगा 240 टन, वो C3 कंस्ट्रक्शन साइट है, तो C3 ने उसको यूज करा होगा अपनी कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टोन चिप्स को। ऐसे इन्होंने भेजा, इन्होंने भेजा, इन्होंने भेजा, सभी ने यूज करा होगा। पर जब M1 ने अपनी 110 टन जो सप्लाई है जब डमी को भेजा, डमी तो कोई है ही नहीं दोस्तों, डमी तो बस अनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए था। तो मतलब इससे हमें यह समझ में आता है कि 110 टन जो M1 ने डमी को शो हो रही है भेजते वक्त, वो डमी कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है। डमी कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है दोस्तों, नहीं है। तो इससे यह पता चलता है, इससे यह पता चलता है M1 ने जो 110 यूनिट भेजी डमी को, वो उसी के पास है, उसी के पास है, मतलब M1 के पास है, और वो अनयूज्ड है। अनयूज्ड मतलब उसको हम यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि यूज करने के लिए हमें कहां भेजना पड़ेगा? किसी कंस्ट्रक्शन साइट में। और हमने डमी को भेजा तो डमी कोई कंस्ट्रक्शन साइट है नहीं, तो ये M1 के पास ही पड़ा हुआ है डमी। जब भी कोई सोर्स किसी डेस्टिनेशन में भेजा जा रहा है और वो डेस्टिनेशन डमी है, तो वो डमी क्या इंडिकेट करता है? ये चीज, ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये अभी डमी के पास जो 110 टन भेजा है वो डमी के पास नहीं, डमी तो बेकार है, डमी तो कोई है ही नहीं कंस्ट्रक्शन साइट, तो ये M1 के पास ही पड़ा है और ये यूज में नहीं है। ये हमें बताता है कि अगर कोई भी सोर्स और कोई डेस्टिनेशन डमी है, कोई सोर्स ने भेजा डेस्टिनेशन को, डेस्टिनेशन डमी आती है, तो ये सोर्स जो है वो टन उसी के पास पड़ा है, M1 के पास ही पड़ा है, डमी के पास नहीं है कुछ भी। डमी तो ऐसी था फालतू का, जिसको क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा हेल्प मिल जाती बस। तो इससे पता डमी कोई कंस्ट्रक्शन साइट नहीं है। तो इससे यह पता चलता है कि M1 ने जो 110 भेजी, 110 टन भेजा, 110 टन भेजा डमी को
उसी के पास है, किसके पास, M1 के पास, और अनयूज्ड है, मतलब ओ 110 टन अनयूज्ड है, मतलब 110 टन का कोई भी यूज नहीं हो रहा है, 110 टन का कोई भी यूज नहीं है। तो इससे अच्छा मार्केट में बाहर भेज दो, तो इससे अच्छा बाहर मार्केट में सोल्ड कर दो, इससे अच्छा बाहर मार्केट में सोल्ड कर दो 110 टन। जब कंस्ट्रक्शन साइट के पास गया ही नहीं तो बाहर मार्केट में भेज दो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट में गया ही नहीं तो बाहर भेज दे। ठीक है, जितना कंस्ट्रक्शन के पास डिमांड आई थी वो पूरी हो चुकी है, ऐसा नहीं है कि पूरी नहीं हुई, देखो पूरी हो चुकी है दोस्तों। मैं आपको दिखाता हूं, एक C3 यहां पर है, एक C3 यहां पर है, तो एक C3 140 टन मिला और 40 टन 180 टन मिला C3 को। आप चेक करो, आप चेक करो C3 को कितना चाहिए था, ये चेक करो, ये है डिमांड रिक्वायरमेंट, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 को 180 टन चाहिए था और 180 टन मिल रहा है। देखो एक 140 यहां मिला, एक 40 यहां मिला, M3 ने दिया और उसको दिया। अब बात करते हैं तो C1 को, तो C1 को 300 यहां मिला और कहीं नहीं मिला और उसको 300 ही चाहिए था, तो C1 को 300 मिल गया। अब ये 260, इसकी बात करें तो 260 240 यहां से मिला, 20 यहां से मिला, 260, तो मतलब 110 टन डिमांड पूरी करने के बाद भी M1 के पास 110 टन पड़ा है, अब उसको बाहर मार्केट में बेच सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ाता हूं आपको, मैंने आपको आता ना क्वेश्चन नहीं पढ़ाया। देखो यहां पर ना एक कंपनी है जिसकी 3 कंस्ट्रक्शन साइट है, क्वेश्चन का मतलब समझा रहा हूं। एक कंपनी है जिसकी 3 कंस्ट्रक्शन साइट है, M1 M2 और C1 C2 C3, C1 C2 C3। कंपनी को अगले महीने 300 260 और 180 टन की स्टोन चिप्स की जरूरत है। ठीक है सर, अब आप सोचो कि स्टोन चिप्स क्या होता है, भाई सर्च कर लेते हैं और क्या होता है। स्टोन तो भैया पत्थर हुआ, छोटे छोटे पत्थर होते हैं सर स्टोन चिप्स, चेक कर लेते हैं। ये देखो, ये तो देखे है बहुत, ये होते हैं दोस्तों स्टोन चिप्स, और क्या है ये वाले, अब होंगे पत्थर मान के चलो ना, हमें क्या लेन देना है इससे। तो स्टोन चिप्स भेजना है कंस्ट्रक्शन साइट में, मतलब एक तरह की रोड़ी होती है ना, रोड़ी, जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो रोड़ी होती है, तो वो रोड़ी है बस, तो रोड़ी बोल देते हैं इसको। छोटी बड़ी सब तरीके की आती है रोड़ी, जिसमें हम जैसे हम लेंटर डालते कभी घर में, कंस्ट्रक्शन साइट में जब लेंटर डालते तो रोड़ी की जरूरत होती है, तो वो रोड़ी है स्टोन चिप्स। तो 3 कंस्ट्रक्शन साइट है, 300 260 और 180 टन माल चाहिए उनको। और ये जो प्रोडक्शन होता है रोड़ी का, जो स्टोन चिप्स है, वो 3 मिनरल फील्ड में से निकालते हैं, ठीक है, जमीन में से निकालते हैं। और वो 3 मिनरल फील्ड है हमारे पास, M1 M2 और M3। तो M1 M2 M3 हमारे पास 3 मिनरल फील्ड है, जिसकी हमें इतना भेजना है, और भेजने पे इतनी इतनी हमारे पे कॉस्ट लगेगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1 टन को भेजने की। तो अगर M1 से C1 में भेजेंगे तो 8 रुपए पर टन की कॉस्ट लगेगी ट्रांसपोर्टेशन। तो M1 क्या है, जहां पर वो स्टोन चीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, निकल रहे हैं, और भेजा कहां जा रहा है, C1 C2 C3 कंस्ट्रक्शन साइट पर। कितनी चाहिए, 200 260 180 चाहिए। और यहां पर कितना कितना माल है इनके पास, इनके पास ज्यादा माल है, 250 320 और 280। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि पहले क्वेश्चन पूछ रहा है डिटरमाइन करो द ऑप्टिमल इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब बेस्ट, ऑप्टिमल इकोनॉमिक का मतलब बेस्ट, सबसे कम कॉस्ट, लीस्ट। तो बेस्ट एंड लीस्ट, दैट्स कॉल्ड ऑप्टिमल इकोनॉमिक। लीस्ट बेस्ट, बेस्ट होनी चाहिए और लीस्ट। ट्रांसपोर्टेशन प्लान फॉर द कंपनी एंड ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन MU। तो क्या था, ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाओ, हमने प्लान बना दिया, देखो ऐसे, ये है हमारा प्लान, इस तरीके से भेजना कि M1 C3 को इतना भेजेगा, M2 C1 को इतना भेजेगा, M2 C2 को इतना भेजेगा, M3 C2 को, यह है प्लान, ट्रांसपोर्टेशन प्लान बना लिया, यह है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। पहला क्वेश्चन खत्म। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द क्वांटिटी टू बी सोल्ड फ्रॉम M1 M2 M3 रिस्पेक्टिवली। तो कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर सकते हैं, M1 M2 M3, बाहर कितनी क्वांटिटी सोल्ड कर सकता है, तो कौन करेगा, M1 M2 M3। तो यहां पर सेकंड पॉइंट को मैं हिंदी में लिख दिया, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो। हियर 110 यूनिट is unused which is held by M1. So M1 can sold this unit, this 110 ton, 110 टन स्टोन चिप, पूरा लिखो स्टोन चिप्स, 110 टन स्टोन चिप इज अनयूज्ड व्हिच इज हेल्ड बाय
mineral filled 1, so M1 can sold this stone chips. तो M1 can sold this. तो ये पूछा था कितनी क्वांटिटी में सोल्ड कर सकता है कौन M1 M2, तो हमने कहा M1 सोल्ड कर सकता है, M1 सोल्ड कर सकता है और क्वांटिटी 110, तो M1 कैन सोल्ड 110 चिप्स, M1 कैन सोल्ड दिस स्टोन चिप्स, ठीक है इतना बहुत है, M1 कैन सोल्ड दिस स्टोन चिप्स, और कितनी क्वांटिटी है 110। तो सोल्ड करने वाला पर्सन कौन है, मिनरल फंड कौन है M1, और क्वांटिटी कितनी सोल्ड होगी, क्वांटिटी सोल्ड होगी 110 टन। बस इतना लिख देना बहुत है, ऊपर वो लाइन छापो नीचे लिखो, पूरे पूरे नंबर मिलेगा आपको। क्वेश्चन समझ में आया, पहला क्वेश्चन समझ में आया। तो ये क्वेश्चन आप नॉर्थ वेस्ट से भी कर सकते हो और लीस्ट कॉर्नर से भी करता है, पर करना मत, ना प्रैक्टिस के लिए ना कुछ। जब प्रैक्टिस किससे, जब ज्यादा जो चीज पूछी जा रही है उसी की प्रैक्टिस करो। अगर करना चाहो तो एक बार यही क्वेश्चन दोबारा कर लो, करना वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से ही। अब नॉर्थ वेस्ट और लीस्ट वाला मत यूज करना अपने पेपर के अंदर, ना ही क्वेश्चन में, ना प्रैक्टिस करते हैं। समझ में आ गया है, पहला वो भूलेंगे भी नहीं कभी। नॉर्थ का मतलब समझ में आता है कि नॉर्थ से स्टार्ट करना, लीस्ट का मतलब समझ में आता है लीस्ट से स्टार्ट करना, वो कभी नहीं भूलने वाले। इसी की प्रैक्टिस करते जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। करना, ट्राई करना, आता है ठीक, नहीं आता मत करना। टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन है, जिसमें आज की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया। अब बाकी ये 5 क्वेश्चन बचे, जो कि स्टडी मैट की बुक में है, बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में भी है, बाकी स्कैनर भी बचा हुआ है, सभी करेंगे ठीक है। अब स्पीड से हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन खत्म, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आज की क्लास में इतना ही।